Hello friends, this is Yes Sir and I welcome you all to our beautiful channel Yes Sir's Charismatic Chemistry। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दी है और आज की इस वीडियो में हम उसके तीसरे पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसके पहली वाली दोनों वीडियो देख लीजिए, तो उससे आपको आज का वीडियो काफी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज यस सर एंड आई एम हियर टू हेल्प यू इन योर जर्नी टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज का जो कंटेंट है, मतलब आज का जो कंसेप्ट है, ये है रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में हमें रिलेशन देखना है। तो कंडक्टिविटी का सिंबल होता है के, जिसे हम कापा भी कहते हैं, और मोलर कंडक्टिविटी होता है लेमडा, या फिर कहीं कोई यहाँ पे सबस्क्रिप्ट भी लेमडा एम लिख देता है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में हमें रिलेशनशिप देखना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। तो ओके, तो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ एक डायग्राम से। मान लीजिए ये एक कंटेनर है और इसके बीच में ये 2 पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, और ये पैरेलल प्लेट की जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ देख रहे हैं आप, ये वाली लेंथ, ये 1 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये जो प्लेट है, जी हाँ, ये प्लेट को मैंने ज्वाइन कर दिया। अगर आप देखो तो ये एक प्लेट है, ये ओके, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। ठीक है, तो बेसिकली इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, वो दिखाने के लिए मैंने इसे ऐसे जोड़ दिया है। ठीक है, तो इसका जो लेंथ है, ये 1 सेंटीमीटर, और एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्लेट का लेंथ है 1 सेंटीमीटर, एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू एरिया, दैट इज सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। जी हाँ, हम कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी के मेजरमेंट के लिए हम सीजीएस में काम करते हैं। अब सिंपल सी बात है, अब 2 इलेक्ट्रोड, ये जो प्लेट है ये बेसिकली क्या इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनके बीच में ऑब्वियसली हम मीटर में तो डिस्टेंस नहीं रखेंगे, मीटर में रखेंगे तो कितना लंबा डिस्टेंस हो जाएगा। आया समझ में? अब मान लीजिए इसमें ये सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, पूरा इतना भरा हुआ है। आया समझ में? पूरा इतना इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, और ये जो सोल्यूशन है ये किसका है, एक इलेक्ट्रोलाइट का, और सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, V सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब ये सोल्यूशन में सॉल्वेंट है और उसके अंदर सल्यूट है, और जो सल्यूट है वो कौन से फॉर्म में आ गया, आयन। आया समझ में? ये सब कुछ पहले मैं बता चुका हूं। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो आयंस प्रेजेंट है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जो आयंस प्रेजेंट है, उनके कंडक्टेंस को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टेंस किसका होगा, जी हाँ, आयंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वो माइग्रेट करेंगे, और माइग्रेट करेंगे तो इसमें कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, तो कितना कंडक्ट कर लेते हैं उसी को हम कहते हैं कंडक्टेंस। आया समझ में? तो कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे, कंडक्टिविटी की, इसकी डेफिनेशन, कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। तो ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो आयन होंगे, उनका जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम कहेंगे कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, तो मोलर कंडक्टिविटी होता है कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन
which contain 1 mole of इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मतलब कंडक्टेंस उसका उस वॉल्यूम का जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पूरा डिसॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो उसका जो कंडक्टेंस होगा उसे हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। ऑब्वियसली अब ये इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है आयंस में, और आयन जो कंडक्ट करते हैं 1 मोल से जो बने हुए उसी को हम क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। आई होप आपको समझ में आ गया। और मान लीजिए अगर इस V वॉल्यूम में 1 मोल पूरा डिसॉल्व 1 मोल पूरा डिसॉल्व है, तो ये पूरे सोल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी इसी को हम क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी। तो अब जरा ऐसे सोचिए, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और हमें इस पूरे का कंडक्टेंस निकालना है। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, अगर कोई मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस दे दे, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस दे दे 5 पर ओम पर सेंटीमीटर, ये उसका अगर कंडक्टेंस हो गया, तो 1000 के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली 5 इंटू 1000 कर दूंगा। 5 इंटू क्या कर दूंगा, 1000 कर दूंगा। जनरली, इन जनरल मैं आपको बोल रहा हूँ, बट एक्सपेरिमेंटली शायद वो ऑब्जर्वेशन थोड़े बहुत इधर हो सकते हैं। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1000, इट विल बी मोलर कंडक्टिविटी। तो सिंपली मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम containing 1 mole of electrolytic solution, जिसमें ऐसा वॉल्यूम सॉल्यूशन का जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व। तो आई होप आपको ये रिलेशन भी समझ में आ गया कि मोलर कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम के बराबर होता है। अब जरा देखिए यहाँ पे, ये वॉल्यूम के बदले हम कॉन्सेंट्रेशन ला सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के बदले कॉन्सेंट्रेशन बोलना ज्यादा अच्छा होगा कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। मतलब एक पर्टिकुलर जैसे 1 मोल सॉल्यूशन है या फिर 0.5 मोलर सॉल्यूशन है, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या है। ठीक है, नो डाउट मोलर कंडक्टिविटी हमेशा 1 मोल के लिए ही ढूंढी जाती है। मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन ही होता है द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये वॉल्यूम टर्म किसमें आ जाए, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और मोलर कंडक्टिविटी के लिए हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कितने रखते हैं, 1। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा। तो अगर मैं वॉल्यूम को यहाँ पे ले लूं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, ये देखिए। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, इनवर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के बारे में भी देख लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर। मतलब ऐसे लिखो तो क्या हो जाएगा, ये मोल लीटर इनवर्स। और नंबर ऑफ मोल्स जो आपने 1 मोल रखा है, तो 1 मोल होगा, और ये कितने में प्रेजेंट है, पर लीटर। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वॉल्यूम के जगह पे ये क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करना है, किसको, कॉन्सेंट्रेशन को। तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, और फिर मैं इसका सब्स्टिट्यूशन करता हूँ वॉल्यूम के आगे। हाँ समझ में, चलिए कॉपी कर लिया आपने जी। तो अब इसे मैं मिटा देता हूँ, ये डायग्राम हमारे यूज का है तो इसे ऐसे ही रहने देता हूँ, बाकी का सब कुछ मिटा देते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन को जनरली हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो ये देखिए, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन किसमें होगा, मोल पर लीटर में, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, बट आप सब जानते हैं कि हमारे जो मोलर कंडक्टिविटी है इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, और कप्पा की यूनिट क्या है, जी हाँ, कप्पा की यूनिट क्या है, कप्पा की यूनिट है यहाँ पे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप देख रहे हैं डायमेंशन के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब इस लीटर को मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा, जी हाँ, सेंटीमीटर क्यूब में। तो चलिए कन्वर्ट करता हूं मैं, लेमडा इज इक्वल टू के इंटू 1 अपॉन सी, ऐसे ही रहेगा, मोल ऐसे ही रहेगा, मोल को बाहर ले लेता हूँ, सी मोल, और लीटर के जगह पे क्या लिख देता हूँ, 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब रेज टू 1।
10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब रेज टू 1। अब ये कहाँ से आया, तो आप सोचेंगे ऐसा क्यों सर, तो देखिए 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये लिख दिया मैंने। और सेंटीमीटर क्यूब जिन्हें नहीं पता है उसे मैं बता दूं, सेंटीमीटर क्यूब को ही प्यारे दोस्तों ml कहते हैं, ठीक है। फिर उसका मैंने पावर कितना रख दिया -1, क्योंकि यहाँ पे भी क्या था -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए k इंटू 1/c, ओके। और ये हो जाएगा इंटू ये जो 10⁻³ है इसे मैं ऊपर ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। देखिए इसका पावर 1 था तो ये न्यूमरेटर में चला गया, तो क्या हो गया है पॉजिटिव, और ये मोल को भी आप चाहें तो ऊपर ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मोल इनवर्स, ऊपर गया तो मोल इनवर्स। तो ओवरऑल क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू ये क्या हो जाएगा 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर आप डायमेंशनली देखें तो ये पूरा करेक्ट है, ये लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है, और ये किसका यूनिट है, कप्पा का। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप सेंटीमीटर क्यूब इंटू मोल इनवर्स, तो देखिए सेंटीमीटर क्यूब और ये सेंटीमीटर रेज टू -1, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये पर मोल, तो ये ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/c, ठीक है। तो आप रिलेशन देख रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कप्पा, ओके, एंड मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी। क्या रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी, सर कॉन्सेंट्रेशन का मोलर कंडक्टिविटी से रिलेशन क्यों, तो बेसिकली हमारा मेन गोल ये है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करते हैं, मतलब मान लीजिए अगर सॉल्वेंट डालते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो बेसिकली एक वेरिएशन पढ़ रहे हैं, वेरिएशन की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पे कंडक्टिविटी कैसे चेंज होता है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पे मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होता है। तो चलिए जरा फटाफट लिख लीजिए इसे। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, तो इसे मिटा दें, ठीक है, और नई हेडिंग लगाते हैं। तो नई हेडिंग क्या होगी हमारी, जी हाँ, वेरिएशन ऑफ conductivity with changing concentration। और बेसिकली हम कॉन्सेंट्रेशन को कैसे चेंज करने वाले हैं, हम डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे। तो आप एक चीज याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है जब हम डाइल्यूशन को बढ़ा देते हैं, ओके। अब ये कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन में क्या रिलेशन है, तो ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है कि अगर जैसे कि एग्जांपल दूं कि आप चाय पी रहे हैं, ठीक है, और चाय बहुत मीठी है, तो हम क्या बोलते हैं चाय कॉन्सेंट्रेटेड। अगर उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे आप, जी हाँ, बनाते वक्त ही जितना डालना था उससे ज्यादा अगर आप डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो मीठापन है वो कम हो जाएगा। मतलब आपने क्या डाला, पानी डाला, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम। मतलब आपने उस चाय के सोल्यूशन में अगर पानी डाल देंगे तो उसका जो मीठा वाला टेस्ट था वो कम हो गया। तो हम कहेंगे कि चाय इतनी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, चाय फीकी है। मतलब क्या, जैसे ही हम सॉल्वेंट डालते हैं कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम बढ़ गया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम। तो आप ये थ्रू आउट याद रखें, ठीक है। और हमारा जो भी आज का डिस्कशन है इसमें बेसिकली हम सॉल्वेंट ही डालेंगे, ठीक है, सॉल्वेंट डालेंगे और डाइल्यूशन को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अगर आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा है कि सर डाइल्यूशन को कम करेंगे तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, जो भी मैं रिजल्ट बताऊंगा उसका ऑपोजिट कर लेंगे, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और, ये वेरिएशन ऑफ के विद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन हमें पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो एक हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट, और हम ये वेरिएशन को दोनों के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के भी रिस्पेक्ट में और वीक इलेक्ट्रोलाइट के भी रिस्पेक्ट में। तो चलिए पहले हम देखते हैं किसके केस में, वेरिएशन ऑफ के विद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आप सबको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि पूरे टूटते नहीं है। पूरे टूटने का मतलब क्या है, जैसे कि मेरे पास अगर 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल,
एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ए बी की, तो इसमें से सिर्फ ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, तो इसमें से सिर्फ 30 या 40 ही डिसोसिएट होके आयन बनाएंगे और उनके डिसोसिएशन की जो एक्सटेंट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा. व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. और आ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब टूटने की हद, कि वो इलेक्ट्रोलाइट कितना टूटता है. और आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ. जी हाँ, ये ऑसवर्ल्ड नहीं है, ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ. और ये लॉ क्या बोलता है कि अल्फा बढ़ता है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जब हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं. डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं मतलब जब सॉल्वेंट डालते हैं. तो एक चीज आपने क्या सीखी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर डाइल्यूशन करेंगे तो उसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा. मतलब अगर पहले 30-40 मॉलिक्यूल सिर्फ टूटते थे तो अब उनका नंबर बढ़ के 50-60 हो सकता है. मतलब जैसे जैसे सॉल्वेंट डालेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटते जाएगा और वैसे वैसे आयंस क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे. ठीक है, लेकिन ये किसके केस में होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट. और ये क्यों होता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि सॉल्वेंट का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब उसकी एबिलिटी होती है सोल्यूट पार्टिकल को सेपरेट करने की. ठीक है, तो जनरली हम डाइल्यूशन किससे करेंगे? वाटर से. तो वाटर डालने के बाद क्या होता है? जो इलेक्ट्रोलाइट है वो और टूटता है. तो इसका मतलब क्या? आपने क्या सीखा कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे. किसमें? ये पूरे वॉल्यूम में. लेकिन हमें पता है कि के पूरे वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता. के किस पे डिपेंड करता है? जी हाँ, सिर्फ इस वाले पार्ट पे. के किस पे डिपेंड करता है? इस वाले पार्ट पे. तो नो डाउट डाइल्यूशन करने पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी पूरे वॉल्यूम में आयंस बढ़ जाएंगे. लेकिन यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में आयन का नंबर कम हो जाएगा. सर ये तो बहुत अजीब सी बात लग रही है, क्योंकि पूरे सोल्यूशन में आयंस बढ़ रहे हैं और उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन कम हो रहे हैं. सब कुछ अजीब लग रहा है. तो चलिए प्यारे दोस्तों, इसे हम एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा. तो मैं इसे मिटा लेता हूँ, बट पहले आप नोट कर लीजिए. ठीक है, चलिए इसे मिटा देता हूँ. तो अब देखिए होता क्या है. अब मान लीजिए मैंने एक सोल्यूशन लिया और वो सोल्यूशन कितना है? सोल्यूशन जो है वो सिर्फ 100 ml है. कितना है? 100 ml, या फिर आप इसे 100 सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं. ठीक है, और इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन है वो कितने हैं? 8 × 10⁻20 आयंस है. इतने सारे आयंस है. किसमें? सिर्फ 100 ml. ठीक है, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ 1 ml के लिए. तो 1 ml में कितने होंगे? सिंपल, 100 से 1 लेना है तो आपको क्या करना होगा? इसको डिवाइड करना होगा किससे? 100 से. तो जब राइट साइड में 100 से डिवाइड किया तो लेफ्ट में भी कितने से डिवाइड कर दीजिए? 100 से. मतलब इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 10⁻2 ऊपर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 × 10⁻80. समझ में? तो देखो 100 ml में इतने आए ना, लेकिन 1 ml में देखो कम हो गए. अब मैं क्या करने वाला हूँ? इसका डाइल्यूशन करने वाला हूँ. मतलब ये सपोज ये 100 ml था, ये कितना था? मान लीजिए 100 ml था. अब और वाटर डालूंगा तो सॉल्वेंट बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली सोल्यूशन का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा. तो चलिए मैं बढ़ाता हूँ वॉल्यूम को. अब मैंने वॉल्यूम को 1000 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, मतलब 1000 ml. और आप ये मत भूलिएगा, ये हम किसका केस देख रहे हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट. क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन चेंज करने पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नहीं होता. क्यों बताए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आप कम पानी में डालो या फिर ज्यादा पानी में, मतलब सफिशिएंट पानी में, तो वो पूरे उसका टूट जाता है. मतलब हम ऐसा मानते हैं कि उसका 100% डिसोसिएशन होता है, या फिर उसका अल्फा इज वेरी क्लोज टू 1. ठीक है सर, ये अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. पहले की वीडियो में मैंने पढ़ा है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो आयंस का नंबर हो जाता है वो हो जाता है 64 × 10⁻20. तो देखिए पहले कितना था फर्स्ट केस में, अब ये देखिए सेकेंड केस में बढ़ गए. वीक इलेक्ट्रोलाइट में मैंने बोला ही था क्योंकि पानी आएगा तो उसको तोड़ेगा. लेकिन ये कितने में? 1000 में. हम जानते हैं हमको किस कंडक्टिविटी के लिए कितने के लिए ढूंढना है? 1 ml के लिए. तो 1 ml के लिए ढूंढता हूँ मैं. तो 1 ml में कितने होंगे? तो इसको आपने कितने से डिवाइड किया? 1000 से.
ओके, इसको 1000 से डिवाइड किया तो 1 ml आ गया, इसे भी 1000 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा 64 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा ये 17। याद रखिएगा यहाँ पे 100 से डिवाइड किया, यहाँ पे 1000 से, तो 1000 मतलब 10 का पावर 3 और वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करना है। देखिए ये वाले को और इसको कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसका पावर 18 है, इसका पावर 17 है, तो इसको भी ऐसे लिख देता हूँ। अब हो गया बराबर, तो देख रहे हो 8 इंटू 10 टू द पावर 18 था और यहाँ पे कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 18 पर एमएल में, इसमें पर एमएल में। ये क्या था, ये पूरा जो डेटा था ये क्या था, ये बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन, और ये आफ्टर डाइल्यूशन। तो आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, ओवरऑल आयन तो बढ़े, 100 ml में इतना आयन था, 1000 ml में इतने आयन हो गए। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे पहले 8 थे लेकिन बाद में कितने हो गए 64, मतलब बढ़े, ओवरऑल सोल्यूशन में बढ़े। लेकिन पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हुआ, पर एमएल क्या हुआ, तो यहाँ पे देख रहे हो 1 ml में 8 इंटू 10 टू द पावर 18 ही है, लेकिन यहाँ पे 1 ml में कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 18, मतलब इसके कंपेयर में कम हो गया है। मतलब एक सिंपल सी बात हमने क्या सीखी कि ओवरऑल ओवरऑल वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन की वजह से के का वैल्यू कम होता है, के वैल्यू डिक्रीजेस। अब ये क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि के वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसके अंदर कितने आयन है। तो पहले आयन कितने थे 8 इंटू 10 टू द पावर 18, बाद में कितने हो गए 6.4 इंटू 10 टू द पावर 18, मतलब नाउ द नंबर ऑफ आयंस इज लेस, और नंबर ऑफ आयंस लेस है तो सिंपल सी बात है कंडक्टिविटी की वैल्यू भी कम होगी। तो कंडक्टिविटी वैल्यू डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन या फिर डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, और किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, चलिए अब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस ले लेते हैं। किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी मैं यही एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी बस नंबर थोड़ा बहुत इधर उधर कर देंगे। चलिए तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं मिटा देता हूँ। चलिए फटाफट नोट कीजिए। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए, क्योंकि जब आप ये वीडियो को पूरा अच्छे से समझ लेंगे तभी फीलिंग आएगी। ठीक है, चलिए मिटाता हूं। तो ये मैंने मिटा दिया। और यहाँ पे अब नंबर को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये भी चेंज हो जाएगा। अब मैं लेता हूँ किसका केस, जी हाँ, अब लेता हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। और एक चीज याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं। ऑलमोस्ट फिक्स होने का मतलब क्या है, अगर आपने सपोज 100 ml पानी डाला और उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 100 ml पानी डालने पे और 200 ml पानी डालने पे जो नंबर ऑफ आयंस थे वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, या फिर एक दो बढ़ भी जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ऑलरेडी आयन प्रेजेंट है उनका नंबर काफी ज्यादा है। मतलब ऐसे मैं बोलता हूँ कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया देता हूँ, लेकिन आप बोलते हो नहीं 1 रुपया और चाहिए, तो उस 1 करोड़ के सामने एक का वैल्यू नहीं है। ठीक उसी तरह ढेर सारे आयन के सामने अगर थोड़ा सा डाइल्यूशन करने पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कुछ आयन अगर बढ़ जाते हैं तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ता। या फिर प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो अगर मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के 100 ml में 18 इंटू 10 टू द पावर 20 आयंस थे, 20 क्या थे आयंस, तो 1 ml में कितने होंगे 18 इंटू 10 टू द पावर 18। कैसे कैसे, जी हाँ, मैंने 100 को 100 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करेंगे तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आयन के नंबर ऑलमोस्ट क्या होते हैं कांस्टेंट। क्यों 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 क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप कम पानी डालो या ज्यादा पानी डालो उसका डिसोसिएशन ऑलमोस्ट हो गया होता है, तो पानी डालने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी कितना आएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 20, लेकिन ये कितने में है 1000 में। मैंने क्या किया 100 ml में और 900 ml पानी डाल दिया, तो अब ये कितना हो गया 1000 हो गया। ठीक है, अब इस 1000 में नंबर ऑफ आयंस कितने हैं 18 इंटू 10 टू द पावर 20, बट ये तो 1000 में थे 1 लीटर में थे, अब मुझे कितने में कन्वर्ट कैलकुलेट करना है 1 ml में। तो इसको क्या करना होगा, बोलिए बोलिए 1000 से डिवाइड करना होगा, और जब इधर मैंने 1000 से डिवाइड किया तो सेम इधर भी डिवाइड करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 17, और 18 इंटू 10 टू द पावर 17 आ गया।
अब इन दोनों को कंपेयर करना है, तो इसको भी 10 की पावर 18 में लेता हूँ, तो ये कितना आ गया 1.8 इंटू 10 टू द पावर 18। तो अब कंपेयर कीजिए दोनों, अब इसको और इसको कंपेयर कीजिए, तो आपने क्या देखा, डाइल्यूशन के बाद या आफ्टर डाइल्यूशन, यहाँ पे देखिए, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आफ्टर डाइल्यूशन पर एमएल जो आयन है, पर एमएल जो आयन है वो कम हो, मतलब इसके अंदर डाइल्यूशन के पहले जो आयन थे वो कितने थे, 18 इंटू 10 टू द पावर 18, पर एमएल की बात कर रहा हूं मैं, पूरे की नहीं, पर एमएल में कितना है 18 इंटू 10 टू द पावर 18, बट जब डाइल्यूशन हो गया तो कितना है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 18। मतलब ओवरऑल आपने क्या देखा कि चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के केस में जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो एक ये जो पर सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है, जो पैरेलल प्लेट्स के बीच का वॉल्यूम है, उसके अंदर जो आयंस है वो कम हो जाते हैं, और जब आयंस ही कम हो जाएंगे मेरे भाई, तो इसको जो इलेक्ट्रोड को आयंस ही तो पहुंचाते हैं, करंट को कौन कैरी करता है, आयन, और आयन के नंबर ही कम होंगे तो नो डाउट के भी कम होगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिख देंगे, के डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन और डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, और किसके केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो आपने क्या सीखा, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, डाइल्यूशन के साथ के का वैल्यू दोनों का कम होता है। आ गया समझ में? जी हाँ। अब हम किसका बात करते हैं, अब बात करेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी का। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन या फिर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि डाइल्यूशन करोगे तो क्या कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज ही कर रहे हो ना। और कॉन्सेंट्रेशन जैसे शब्द को सुन के आप डरिएगा मत, सिंपल कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है कि कितने मोल सोल्यूट है दिए हुए वॉल्यूम में। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, या फिर आप लिख सकते हैं इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, या फिर आप डाइल्यूशन लिख सकते हैं। डाइल्यूशन इटसेल्फ मींस व्हाट, आप सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं। तो पहला किसका केस देखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आपने एक चीज क्या सीखी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपने क्या सीखा है कि डाइल्यूशन करने पे, ऑन डाइल्यूशन या फिर डिक्रीजिंग, ये अलग चीज है, और डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन के भी कम हो जाता है। मतलब ओवरऑल जो आयन है वो कम हो जाते हैं, किसमें, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में। तो हमें पता है मोलर कंडक्टिविटी का इक्वेशन क्या होता है, इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाय कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को आप मोलारिटी भी लिख सकते हैं। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर आप डाइल्यूशन करेंगे, ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, और नो डाउट ये भी कम हो रहा है, दोनों कम हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस पर एमएल कम हो रहे हैं और कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो रहा है, क्योंकि पूरा वॉल्यूम आपने क्या किया, बढ़ा दिया। आपने क्या डाल दिया आपने, बताइए क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, और पानी डाल दिया उसकी वजह से क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ गया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर के कम होगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन आप क्या देख रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। बट एक दूसरी चीज देखिए, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो ये डिनोमिनेटर में, किधर है, डिनोमिनेटर में, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो ये आंसर बड़ा आएगा। ठीक है, तो क्या कह सकता हूं मैं, मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो सिक्के का एक पहलू मतलब के कहता है कि उसके कम होने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी भी कम होगा, और सिक्के का दूसरा पहलू मेरे भाई सी कहता है, अगर सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन के कम होने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे तो बड़ी गजब सी समझते आ गई कि एक कहता है आयन कम होगा तो ये कम होगा, और एक कहता है सॉल्वेंट बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो ओवरऑल हम कैसे डिसाइड करेंगे, ओवरऑल हम डिसाइड करेंगे अब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से। ओके, और क्या देखा जाता है कि ये फैक्टर क्या है, डोमिनेटिंग, मतलब विद डाइल्यूशन या फिर डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन,
डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। कैसे सर? नंबर ऑफ आयंस तो सेम ही रहते हैं ना, आप चाहे पानी बढ़ाओ, मतलब कितना भी पानी डालो, जो नंबर ऑफ आयंस तो सेम ही रहेंगे ना सर, तो सेम ही रहेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि जो कंडक्टिविटी करने वाले हैं वो तो आयन है। और सिक्के का दूसरा पहलू आपने बताया कि के क्या है, के क्या है, के कम होता है तो पर सेंटीमीटर क्यूब तो कम हो जाएंगे। लेकिन भाई जरा ध्यान से सुनो, ओवरऑल जो आयंस है ये पूरे सोल्यूशन में उनका नंबर फिक्स है। तो पानी डालने के बाद एक्चुअल में होता क्या है? तो देखो अंदर क्या होगा, एक कटायन होगा और एक अनायन होगा, ठीक है। पहले पहले जब आपने डाइल्यूशन नहीं किया था तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स था, इनके बीच में क्या था? अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। बट जैसे ही आपने पानी डाल दिया तो हुआ क्या? अब इनके बीच का गैप बढ़ गया, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव। तो इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स अब क्या हो गया? कम हो गया। और अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया मतलब अब कटायन अनायन को नहीं खींचेगा और अनायन कटायन को नहीं खींचेगा, तो दोनों इजीली अपने अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे। और इलेक्ट्रोड की तरफ चले गए तो होगा क्या? जी हाँ, कंडक्शन हो गया, वही तो चाहिए। तो एक्चुअल में इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है? द अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेस। क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन आयंस डिक्रीजेस एंड हेंस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। नहीं तो अगर के हिसाब से देखते तब तो भाई कम ही हो जाता। आया समझ में? आया समझ में एकदम अच्छे से। तो अट्रैक्टिव फोर्स के कम होने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब इसी को हम ग्राफिकली समझते हैं। ओके, ग्राफिकल मेथड से। तो चलिए लिख लीजिए फटाफट, मैं मिटाता हूँ इसे। चलो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की केस में ग्राफ कैसा आएगा? तो ये देखिए, ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y, ये x। तो y पे हम क्या रखने वाले हैं? y पे जी हाँ मोलर कंडक्टिविटी, और यहाँ पे क्या रखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो ग्राफ हमने किसके किसके अगेंस्ट बताया? या मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब क्वेश्चन आता है सर आपने कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं लिया, स्क्वायर रूट क्यों लिया? तो देखिए, जब भी हम दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उनके बीच में एक फंक्शन होता है, कुछ मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं हमारा, जैसे हमको पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला, या फिर लीनियर इक्वेशन, या फिर पैराबोलिक रिलेशनशिप, या फिर हाइपरबोला, या फिर एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप। तो हमने क्या देखा, जब स्क्वायर रूट से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना मोलर कंडक्टिविटी को स्क्वायर रूट के अगेंस्ट, तो हम देखते हैं एक परफेक्ट रिलेशन आता है और ग्राफ भी कुछ ऐसा बनता है जिसे हम समझ सकते हैं, इसीलिए स्क्वायर रूट लिया। बाकी अगर आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे तो ग्राफ इतना, बोलते हैं ना, ऐसा नहीं आता जिसे हम अच्छे से पढ़ सके, जिसे अच्छे से स्टडी कर सके। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की केस में ग्राफ कैसा आता है? ये ऐसे एक लाइन आ गई, ये ऐसे। तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब आप खुद से सोचिए कि किस पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, किस पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? सोचिए सोचिए, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए। तो जी हाँ, कॉन्सेंट्रेशन बी पे ज्यादा है और ए पे कम। ओके, बी पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा, और ए पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम। कैसे पता चला? देखिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ये है, और जैसे जैसे आप पीछे आएंगे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कम हो जाएगी। अरे मेरे भाई, एक्स एक्सिस पे टूवर्ड्स राइटवर्ड जाने पे क्वांटिटी बढ़ती है अगर वो रेसिप्रोकल नहीं है तो, और जैसे जैसे पीछे आएंगे, जैसे जैसे पीछे आएंगे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब हम दूसरी चीज चेक करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे मोलर कंडक्टिविटी P है और इस पॉइंट पे मोलर कंडक्टिविटी Q। तो बताइए किसमें मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा है? जी हाँ, मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा है P के केस में और कम किसके केस में? Q के केस में। मतलब पॉइंट B पे मोलर कंडक्टिविटी कम है और पॉइंट A पे मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा है। इसका मतलब क्या? जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। मतलब क्या? डाइल्यूशन के साथ कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। देखा ये? बट देख रहे हैं ज्यादा चेंज नहीं आता, बहुत छोटा सा चेंज है। ठीक है, तो इसे मैं मिटा देता हूं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। मान लीजिए मैंने इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर दिया। एक्स्ट्रापोलेट कर दिया मतलब मैंने खुद से इसे यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। और क्यों ज्वाइन कर रहा हूं मैं क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ? क्योंकि मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन, बोलते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन की एकदम लोअर वैल्यू लेना चाहता हूँ। मतलब जितना हो सके पॉसिबल डाइल्यूशन, उतना डाइल्यूशन लेता हूँ। मतलब जैसे जैसे आप ये बैकवर्ड साइड आओगे कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा और एक टाइम पे आ जाएगा जब यहाँ पे जीरो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली थोड़ा कहना इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकली कहना क्यों इम्पॉसिबल है? जीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या? प्योर सॉल्वेंट है, मतलब उसके अंदर कुछ भी सोल्यूट नहीं है।
और आप सब जानते हैं अगर ऑलरेडी एक सोल्यूशन है जिसमें नंबर ऑफ सोल्यूट ऑलरेडी थे, आप कितना भी पानी डालो सोल्यूट तो रहेंगे ही ना। तो ये हम मानते हैं कि जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की। और फिर इससे ज्यादा आपको मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आने वाली नहीं है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी, ये पूरी वैल्यू, इसे मैं कहता हूं लेमडा नॉट। सबस्क्रिप्ट में मैंने नॉट लगा दिया। ये नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू विद मैक्सिमम डाइल्यूशन, मैक्सिमम वैल्यू विद मैक्सिमम डाइल्यूशन। तो इसे आप लेमडा नॉट या फिर कुछ कुछ बुक में लेमडा इंफिनिटी भी कहते हैं। इंफिनिटी मतलब क्या, मोलार कंडक्टिविटी एट इंफिनिटी डाइल्यूशन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो एक चीज आपने क्या देखा कि मोलर कंडक्टिविटी की ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या कहेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो ये क्या आ गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये था हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो लेमडा नॉट से ज्यादा जाने वाली नहीं है। चलिए इसका हम मैथमेटिकल फंक्शन या फिर जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपका y एक्सिस पे क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ये। ओके, और m क्या होता है, स्लोप। तो ये लाइन देख रहे हो आप, लाइन ये कैसा एंगल बनाएगी, तो ऐसे 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 लेके जाऊंगा तो ऐसे काटेगी, तो पॉजिटिव साइड के साथ कौन सा एंगल बनेगा, बोलिए बोलिए बोलिए, जी हाँ, ऑप्टिव्स एंगल बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्टिव्स एंगल। और हमें पता है ऑप्टिव्स एंगल कब आता है, ऑप्टिव्स एंगल कब होता है, जब स्लोप क्या होता है, बोलिए बोलिए बोलिए, स्लोप कब क्या होता है, नेगेटिव आता है। मैंने आपको काइनेटिक्स में सिखाया था, से नो टू पीए, नो टू पीए। जब एंगल ऑप्टिव्स हो तो स्लोप क्या होता है, नेगेटिव, और जब एंगल एक्यूट हो तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। याद रखिए, स्लोप मतलब ग्रेडियंट, एंगल मेड विद पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, इस साइड वाला ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। तो मान लीजिए मैं इसे ले लेता हूँ लेमडा ए, मान लीजिए इसका स्लोप ए, और एक्स एक्सिस पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और सी क्या है, सी इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, तो यहाँ पे कट करती है, और ये पूरी वैल्यू क्या है, लेमडा नॉट। तो इसे क्या लिखेंगे, प्लस लेमडा नॉट। अब इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं, तो ये क्या दिखेगा, लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी। अब ये जो स्लोप है दैट इज ए, ये एक कांस्टेंट है, ओके। और ये कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज सॉल्वेंट के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है, सॉल्वेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है। फिलहाल तो अगर हम लोग पानी में बनाए तो पानी के इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करेगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, जैसे विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, बहुत सारा। तो बेसिकली ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के ऊपर। क्या ये, मुझे पता है टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया है, बट मैंने आपको जैसे वादा किया है कि मैं आपको एंट्रेंस का भी पार्ट कराने वाला हूँ, तो प्यारे बच्चों ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी कथा कहानी थी किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कोई एग्जाम्पल तो ले लो आप, NaOH, KOH, आप चाहते हो एसिड ले लो तो आप ले सकते हो HNO3 या फिर H2SO4, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैं इसलिए नहीं एग्जाम्पल दे रहा था क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही अपनी जो 2 पार्ट है वीडियो की उसमें इसे बना दिया है, ठीक है। एक सेकेंड मैं जरा देख लेता हूँ कि विजिबिलिटी प्रॉपर है कि नहीं, जी हाँ एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो वो बीच बीच में क्या हो जाता है, पूरी वीडियो बना लेते हैं और फिर पता चलता है कि ब्लर हो गया। चलिए, तो ये किसका केस था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। अब इसी में अब मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का प्लॉट कर देता हूँ। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे मिला, ये देखिए, ये ऐसे, ये रेड वाला, किसका, रेड वाला मिला। अब इसे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ओके। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो कुछ है, ग्राफ कैसे मिला, क्या हुआ, सब कुछ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, और ये सारी चीजें मिटा देता हूँ, सब कुछ क्लीन कर देते हैं, ठीक है। ये भी मिटा देता हूँ जो एक्स्ट्रापोलेट किया, ठीक है। सर आपकी लाइन भी तो मिट गई, अरे लाइन नहीं मिटेगी, लाइन तो चल रही है, ठीक है। अब इसे भी अच्छे से बना देते हैं, ठीक है, ये हो गया। और ये ऐसा
ऐसा कर्व आता है। वो क्यों आता है वो सब मैं आपको बताता हूँ, पहले इसका भी रिलेशन देख लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू 1000/c। अब जरा देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इसमें भी के डिक्रीज होता है। किसके साथ? डाइल्यूशन के साथ। और अगर के डिक्रीज होगा तो लेमडा भी डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों में डायरेक्टली रिलेशन है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूशन के साथ वो भी कम होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो